हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथ फाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। आज के वीडियो क्लास में मैं आपको साइंस यानी कि विज्ञान का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यह टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ साइंस सेक्शन की जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के बारे में है। देयर आर टोटल 35 क्वेश्चंस ऑफ साइंस फॉर 35 मार्क्स इन JNVST एग्ज़ाम। जवाहर नवोदय विद्यालय लैटरल एंट्री टेस्ट क्लास 9 में साइंस सेक्शन के टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 35 मार्क्स के लिए होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क होता है। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव्स A, B, C एंड D। हर क्वेश्चन के बाद में 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। Candidate is required to select the one correct answer out of 4 options। स्टूडेंट को दिए हुए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ जानकारी एग्ज़ाम की साइंस सेक्शन के बारे में। अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। At present there are 118 known elements। वर्तमान में टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। There are similarities as well as differences in the properties of these elements। इन सभी 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। On the basis of their properties, elements can be divided into metals and non-metals। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इन एलिमेंट्स को 3 प्रकार यानी कि 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप मेटल्स, सेकेंड टाइप नॉन मेटल्स एंड थर्ड टाइप मेटलॉइड्स। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ फर्स्ट टाइप मेटल और सेकेंड टाइप नॉन मेटल्स के बारे में ही जानेंगे। स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानने से पहले हम एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सो व्हाट इज़ एलिमेंट? एन एलिमेंट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। जो चीज़ सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु यानी एटम से बनी हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट हाइड्रोजन इज़ मेड फ्रॉम atoms containing a single proton and a single neutron। एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है। तो हाइड्रोजन जिसमें एक सिंगल प्रोटॉन होता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। दिस इज़ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए ये अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये एलिमेंट का एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और सिंगल शेल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एलिमेंट्स के। सम लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कार्बन हैव बीन नोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बहुत सालों पहले से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कार्बन जैसे कुछ एलिमेंट्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये है सिल्वर, ये गोल्ड है, कॉपर कुछ इस प्रकार से दिखता है और लास्ट में है कार्बन जो कि हार्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल और एलिमेंट्स की जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि जो ये 118 एलिमेंट्स हैं इनको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे ग्रुप करा गया है और कैसे अरेंज करा गया है। इसके लिए एक टेबल है
जिसे साइंस की भाषा में हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए तो पीरियोडिक टेबल के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्हें अलग अलग बांटा गया है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का दिखता है, आपको वीडियो की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नोबल गैसेस, इनको अरेंज करा गया है। लेकिन हमें यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की कौन सी पोजीशन है, सिर्फ यही देखना है। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसके बाद में ये पूरा पोर्शन जो है ये मेटल्स का पोर्शन है। यहाँ पे नॉन मेटल्स को रखा गया है, जहाँ पे थोड़े मेटालॉइड्स भी है। तो हमें इसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स कहाँ पे रखा गया है। हमें सिर्फ यही शॉर्ट में स्टडी करना है पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में है। सो हमने देख लिया कि इस पोर्शन में मेटल्स रहते हैं, तो इस पोर्शन में नॉन मेटल्स रहते हैं, और ये बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे मेटालॉइड्स होता है। और एक नॉन मेटल ऐसा है हाइड्रोजन, जो यहाँ पे भी होता है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सभी जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल इंट्रोडक्शन था एलिमेंट्स के बारे में। अब हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ मेटल? मेटल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम या फिर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जो शाइनी है, सॉलिड है, दिखने में हार्ड भी है, जिसका हम बहुत बार यूज़ भी कर चुके हैं। तो मेटल हम किसे कहते हैं? ये एक मटेरियल है, क्या हम इसे मेटल कह सकते हैं? तो देखते हैं हम इसे मेटल कह सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये सॉलिड मटेरियल है, वैसे ही ये हार्ड भी है, साथ ही ये शाइन कर रहा है, मतलब इसने शाइनिंग की भी प्रॉपर्टी है, मेलिएबल भी है, फ्यूजिबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके साथ ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो इन जनरल मेटल क्या होता है? मेटल ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, उसके साथ ही उसका अपीयरेंस शाइनी होना चाहिए, उसमें मेलिएबल, फ्यूजिबल, डक्टाइल ये भी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। साथ में ही वह मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। सो इन जनरल लैंग्वेज हम मेटल किसे कह सकते हैं? ए मटेरियल विच इज़ सॉलिड, हार्ड, शाइनी, मेलिएबल, फ्यूजिबल, डक्टाइल, good conductor of heat as well as good conductor of electricity, that material we called as metal। तो ये हो गई मेटल की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। और मेटल कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर ये मटेरियल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है तो हम इसे ज़रूर मेटल कह सकते हैं। अब हम देखते हैं मेटल की साइंटिफिक डेफिनेशन। सो एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल are called as metals. The atoms of metals have 1 to 3 electrons in their outermost shell. So यहाँ पे हमें एक फिर से एक डेफिनेशन दिख रही है, जो कि है elements which can lose to complete their outermost shell are called as metals. So students, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? एलिमेंट्स में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सेल्स होती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जाते हैं। और हर सेल की कुछ कैपेसिटी होती है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वह एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है खुद की आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल करने के लिए, उसे हम मेटल कहते हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिथियम एलिमेंट को लिया है। लिथियम एलिमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अभी पहले समझना है कि वो मेटल है या नहीं है। वैसे तो लिथियम मेटल है, लेकिन मैं यहाँ पे लिथियम को एलिमेंट बता रहा हूँ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। तो लिथियम में 2 शेल्स होती है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फर्स्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। सो लिथियम यहाँ पे अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा।
तो जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है खुद की आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए, उसे हम मेटल कहते हैं। तो जब ये लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब हम इसे मेटल कह सकते हैं। सो यहाँ पे लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके बाद में वो लिथियम आयन बन जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में लिथियम में पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पे दो शेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, वो लिथियम लूज कर रहा है, जिसके बाद में लिथियम ऐसा हो जाएगा, मतलब लिथियम आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से लिथियम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से लूज कर देता है और वो मेटल होता है। इसीलिए लिथियम को मेटल कहते हैं। मतलब एलिमेंट्स विच कैन लूज देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू मेक स्टेबल शेल, उन्हें हम मेटल कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल किसे कहते हैं। व्हाट इज़ नॉन मेटल। यहाँ पे आपको एक डायमंड का पिक्चर नज़र आ रहा होगा। डायमंड एक टाइप का कार्बन है जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं और उसे एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एलिमेंट सबको कहा जाता है। उसके बाद में एलिमेंट्स में से 2 टाइप्स निकलते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल किसे कहेंगे हम। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड से गैस कोई भी स्टेट में हो सकते हैं। उसी के साथ वो हार्ड भी हो सकते हैं या फिर सॉफ्ट भी हो सकते हैं। वो शाइनी नहीं होते एक्सेप्ट कार्बन मतलब डायमंड। वो मेलिएबल भी नहीं होते, फ्यूजिबल एज वेल एज नॉन फ्यूजिबल भी नहीं होते। साथ ही वो नॉन डक्टाइल होते हैं और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, साथ ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो सबसे बड़ा नॉन मेटल का जो एग्जाम्पल है वो है कार्बन, जो कि शाइनी होता है और हार्ड भी होता है और सॉलिड स्टेट में होता है। कार्बन का एक एग्जाम्पल है डायमंड। तो ये हो गया एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल। अब हम एक और साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं नॉन मेटल के बारे में। अभी हमने एक जनरल डेफिनेशन देखा प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे एक साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। सो नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज़ जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स। हमें अभी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे समझ आ चुका है कि मेटल्स के अपोजिट सभी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज़ जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स, दैट इज नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, मेटल्स में हमने देखा कि जो एलिमेंट्स अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसे हम मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स में इनका अपोजिट है, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल का एक एग्जांपल है ऑक्सीजन मतलब O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सो ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सेकंड शेल में होते हैं। लेकिन सेकंड शेल की जो कैपेसिटी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसलिए यहाँ पे अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से लेगा और अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करेगा, कंप्लीट करेगा। इसलिए इसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए वो दूसरे के साथ अपनी ऑर्बिटल शेयर करेगा। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ वाला एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जिनकी आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन की भी अपनी आउटर मोस्ट शेल स्टेबल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो ये अपनी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और अपनी शेल को स्टेबल करेंगे। सो ये स्टेबल होने के लिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड वाली शेल में। उसी के साथ ही हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट शेल स्टेबल हो गई, कंप्लीट हो गई
और हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ली है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट, मतलब वो कौन से स्टेट में होता है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स है उनके फिजिकल स्टेट में हर मेटल सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके एग्जांपल है गोल्ड, जो कि ऑर्नामेंट्स बनाने की यूज़ होती है। नेक्स्ट एग्जांपल सिल्वर, जो कि फिर से सॉलिड स्टेट में होता है और ऑर्नामेंट्स बनाने के यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर। कॉपर भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी सॉलिड स्टेट में होता है। आयरन, जो कि मेटल है, तो वो भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये थे मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स। लेकिन मेटल की इस प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस अब देखते हैं। एक्सेप्शन यह है कि मर्क्यूरी एंड गैलियम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी और गैलियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये मर्क्यूरी का पिक्चर है जहाँ पे मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है और मर्क्यूरी का यूज़ थर्मोमीटर में किया जाता है, सबको पता ही होगा। साथ ही नेक्स्ट एग्जांपल है गैलियम का। गैलियम भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मेटल की सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी में ये दो एक्सेप्शंस है जिसमें मर्क्यूरी और गैलियम रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि है लस्टर। ऑल मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस। दिस शाइनी अपीयरेंस इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। सो मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड डेकोरेशन। मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब शाइन करना, चमकना। कोई भी मेटल हम देखते हैं तो वो चमकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। मेटल की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन सभी मेटल्स को ज्वेलरी और डेकोरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स है मेटल। मेटल चमकता है, मेटल लस्टर है, इसलिए उसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो कि है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग अ मेटल विथ हैमर इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। मेलिएबिलिटी मतलब एक प्रकार का लचीलापन होता है। अगर हम किसी मेटल को हैमर से मारते हैं या फिर उसको बेंड करने का कोशिश करते हैं तो वो इजीली बेंड हो जाता है। तो ये बेंड होने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल में, उसे ही हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम एक पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक हैमर है। वो हैमर से अगर हम गोल्ड को बीट करते हैं या फिर मारते हैं तो वो बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के बाद में हम उसको शेप या फिर कुछ ही प्रकार की मेथड्स यूज़ करके हम उसको ऑर्नामेंट्स या फिर गोल्ड कॉइन्स या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कह सकते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब सॉफ्टनेस होता है। किसी सॉफ्ट मटेरियल को हम बेंड करके या फिर कोई प्रोसेस करके हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो कि है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी दैट अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा ही डक्टाइल होते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम ये कुछ मेटल्स है जो कि बहुत ज़्यादा डक्टाइल्स होते हैं, लेकिन वायर के इसमें यूज़ करने के लिए हम सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको कॉपर मेटल दिख रहा होगा जिसका हम वायर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गई मेटल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अब हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे क्विकली ट्रांसमिट हीट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अगर हम किसी भी मेटल को ले और उसके एक एंड को हीट करें तो हम जिस एंड पे उसको पकड़ के होते हैं वो एंड भी, मतलब सेकंड एंड भी गर्म हो जाता है हीट की वजह से, क्योंकि हम फर्स्ट
एंड को हीट कर रहे हैं और वो हीट फ्लो होके सेकंड एंड तक आ रही है। इसीलिए हम मेटल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं, क्योंकि ये जो हीट है वो ट्रांसमिट हो रही है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर फॉलोड बाय गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाला जो एलिमेंट है मतलब मेटल है वो सिल्वर है, उसके बाद में गोल्ड, देन कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। लीड दैट इज Pb इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लीड यह एक मेटल है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मूला जो है वो Pb है। सो लीड ये पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, सबसे कम हीट फ्लो लीड में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। कॉपर ये एक मेटल है और मेटल कॉपर से सारे इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कॉपर ये मेटल दिया हुआ है जिससे कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखते हैं जो कि हार्डनेस है। सो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, इट इज़ देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू कट देम, बट सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दस दे आर इजीली कट विथ नाइफ। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की, मतलब मेटल हार्ड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये कुछ सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिन्हें हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं और हार्ड होते हैं जिसे हम इजीली कट नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स। Metals usually have high melting and boiling points. Tungsten has the highest melting point, whereas sodium and potassium have low melting points. सभी प्रॉपर्टी की तरह मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी भी मेटल्स में होती है। जनरली मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन सोडियम और पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज सोनोरस। व्हाट इज सोनोरस? मेटल्स विच प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस मतलब अगर मेटल को हम किसी हार्ड सरफेस पे मारे तो उसको हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद में उसमें से साउंड निकले, उसे हम सोनोरस कहते हैं। तो ये सोनोरस की प्रॉपर्टी भी मेटल में होती है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखी, अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है फिजिकल स्टेट में, उसमें नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन मेटल इन सॉलिड स्टेट, एग्जाम्पल कार्बन। नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, एग्जाम्पल ब्रोमीन। नॉन मेटल इन गैसेस स्टेट, एग्जाम्पल ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है नॉन लस्टरस। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन। लस्टरस मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल्स में नॉन लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब हमने देखा था चमकना, शाइन करना। तो सारे नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। सिर्फ आयोडीन ही ऐसा एक मटेरियल है जो चमकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है नॉन मेटल का सल्फर जो कि शाइन नहीं करता, और ये है एग्जाम्पल आयोडीन का जो कि शाइन करता है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। पिक्चर के रूप में हम कुछ देखते हैं। सो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती थी, मतलब हैमर से अगर हम गोल्ड को हैमरिंग करें तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्नामेंट या फिर कॉइन्स में, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स में ऐसा हम नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स उतने सॉफ्ट, उतने लचीले नहीं होते कि हम उसे हैमरिंग से या किसी मशीन के स्ट्राइकिंग से हम उसे ऑर्नामेंट्स या फिर गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करती। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है डक्टिलिटी। सो
नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम मेटल के बारे में अगर विचार करें तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन मेटल में एक एग्जाम्पल है जो कि है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे आप ग्रेफाइट का पिक्चर देख सकते हैं कि ग्रेफाइट किस तरीके से दिखता है। तो ये थी नॉन मेटल की हीट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। सो हार्डनेस की जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो मेटल में फॉलो होती है लेकिन नॉन मेटल में फॉलो नहीं होती, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड होता है डायमंड के रूप में, और ये डायमंड का पिक्चर है। स्टूडेंट्स, आपने डायमंड बहुत बार पिक्चरों में देखा होगा कि वो हार्ड होता है, शाइनी भी होता है। सो नॉन मेटल में ये एक एक्सेप्शन है जो कि शाइन मतलब लस्टरस भी होता है डायमंड और हार्ड भी होता है, जिसे हम इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल जो कि है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट थे, तो मेटल के एकदम अपोजिट नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स को लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जिसमें हम हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, स्टेट, ये सब हमने देख लिया। जिसमें मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नॉन मेटल्स में एकदम अपोजिट होती है। अगर मेटल में वो लस्ट्रस है तो नॉन मेटल में नॉन लस्ट्रस। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिटेल्स में देख ली। अब बारी है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में, जिसे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल्स ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्शंस करके देखेंगे मेटल्स की दूसरों के साथ में। सो यहाँ पे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन देखेंगे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल्स ऑक्साइड। जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, एयर में होता है। सो डायरेक्टली हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम किसी मेटल को ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा उस मेटल का ऑक्साइड। सो व्हेन वी रिएक्ट मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो रिएक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का अब हम एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल में हमने मेटल जो लिया है वो है कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा और रिएक्शन होगी। सो व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ए ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड। कॉपर हीट होने के बाद में एयर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, मतलब ही डायरेक्टली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है। और ये रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, जो कि एक ब्लैक कलर्ड मेटल ऑक्साइड है। अब हम इसी केमिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि फिर से एक रिएक्शन है मेटल की ऑक्सीजन के साथ में, जिसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने मेटल आयरन लिया हुआ है। सो व्हेन आयरन इज हीटेड इन एयर, यहाँ पे भी हम आयरन को एयर में ही हीट करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीजन के साथ में आयरन की रिएक्शन करना है। व्हेन आयरन इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, और इसी आयरन ऑक्साइड को हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद में हमें जो
मेटल ऑक्साइड मिलेगा वो होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है 2Fe2O3। सो आयरन ऑक्सीजन उसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसी केमिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट एग्जांपल, और इस एग्जांपल में हमने मेटल जो लिया है वो है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं होता, इसलिए रूम टेम्परेचर में हमें मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करना है। लेकिन जब हम मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो वो बर्न होता है एयर के साथ में, बट ऑन हीटिंग इट बर्न्स इन द एयर विथ इंटेंस लाइट एंड हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को अच्छे से हीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाएगा और हमें अपना मेटल ऑक्साइड जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो मिल जाएगा। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है MgO। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ एक्सेप्शंस देखे, कैसे रिएक्शन होता है और कैसे हमें प्रोडक्ट के रूप में मेटल ऑक्साइड मिलता है, ये हमने ये 3 एग्जांपल्स में से देखा। अब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को अरेंज करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर दिया हुआ है, और सबसे नीचे लिस्ट रिएक्टिव मेटल विद ऑक्सीजन और सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल विद ऑक्सीजन ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ में कॉपर होता है। सो सबसे कम रिएक्टिव है कॉपर विद ऑक्सीजन। देन सेकंड प्लेस पे है मेटल आयरन। आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ में सेकंड नंबर पे रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, मतलब विगोरोसली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कॉपर एंड आयरन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो कि है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब हम मेटल्स को वाटर के साथ में रिएक्ट करके देखेंगे, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब हम मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ में ही उसी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट भी मिलता है हाइड्रोजन गैस। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते। सो इस केमिकल रिएक्शन का अब हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट्स प्लस वाटर, और रिएक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो है मेटल ऑक्साइड्स प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट vigorously with cold water to lead to evolution of hydrogen which immediately catches fire producing a large quantity of heat। मतलब अगर सोडियम और पोटेशियम को हम कांटेक्ट में लाए वाटर के साथ में तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, उनका रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, और रिएक्शन होते ही वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हम सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड जिसे हम मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। सो जब हम सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ 2Na प्लस 2H2O, रिएक्शन जब होती है तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ 2NaOH एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर का फर्स्ट एग्जांपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम मेटल में पोटेशियम ले रहे हैं। सो व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, दैट इज़ 2K रिएक्ट विथ 2H2O, वी गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमें मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे फार्मूला है 2KOH, और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हर रिएक्शन में लिबरेट होगा ही होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमने मेटल का एग्जांपल लिथियम लिया है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मतलब
lithium reacts with water, we get lithium hydroxide plus liberation of hydrogen gas. 2Li मतलब लिथियम प्लस 2H2O रिएक्शन होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है 2LiOH मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ मेटल्स के बारे में, जो है मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। कुछ एलिमेंट्स मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एलिमेंट्स कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं और स्टीम के साथ में रिएक्शन होने के बाद में हमें इन मेटल्स के मेटल ऑक्साइड और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर। यहाँ पे फिर से एक चार्ट दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रही है जहाँ पे लिथियम, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम और मैग्नीशियम रैंडमली एक के नीचे एक दिए गए हैं और यहाँ पे हमें नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर अरेंज करना है। रिएक्टिविटी अरेंज करते समय हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब सबसे नीचे हम रखेंगे लेस रिएक्टिव मेटल को और ऊपर हम थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को अरेंज करते जाएंगे। तो इन मेटल्स में सबसे कम रिएक्टिव जो मेटल्स है वाटर के साथ में वो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सो सबसे नीचे आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, देन उसके ऊपर आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। देन उसके बाद में आएगा सोडियम और उसके बाद में आएगा पोटेशियम। लिथियम को यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मतलब आपको लिथियम का होमवर्क करना है कि लिथियम सबसे नीचे आएगा, बीच में आएगा या फिर ऊपर आएगा। रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपको लिथियम को इन मेटल्स में अरेंज करना है। अब हम देखते हैं मेटल की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से है, मेटल प्लस एसिड वी गेट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए तो देखते हैं इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमें मेटल का एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही में लिबरेशन होगा हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, जिसमें हमने मैग्नीशियम को HCl डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट किया, जिसमें हमें मेटल का सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ। मेटल का सॉल्ट जो है यहाँ पे MgCl2 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने मेटल का एग्जाम्पल लिया है एल्यूमिनियम। जब हम एल्यूमिनियम मेटल को एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल सॉल्ट मिलेगा और साथ ही लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी गेट मेटल सॉल्ट दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। अब हम देखते हैं इसी केमिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमने मेटल जो लिया है वो जिंक है। सो व्हेन मेटल जिंक इज रिएक्ट विथ एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी गेट जिंक क्लोराइड एज मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। Zn plus 2HCl, we get ZnCl2 that is metal salt and hydrogen gas। तो स्टूडेंट्स, पहली दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में जिस तरीके से हमने मेटल्स को रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी विथ वाटर के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार अरेंज किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे इन सभी मेटल्स को अरेंज करना है। सो सबसे नीचे मतलब लोअर में हम रखेंगे लेस रिएक्टिव और अपर में रखेंगे मोर रिएक्टिव। सो इन मेटल्स में सबसे लेस रिएक्टिव विथ एसिड जो है वो है कॉपर। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे है लीड, देन उसके बाद आयरन, देन जिंक,
देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है एसिड के साथ में वो है सोडियम। तो इस तरीके से हमने इन मेटल्स को रिएक्टिविटी विद एसिड के बेसिस पे लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव तक अरेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे मेटल की रिएक्शन अदर मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ में। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे हम मेटल्स की रिएक्शन करेंगे अदर मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, और यहाँ पे दो मेटल्स होने की वजह से जो मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, व्हेन रिएक्ट वी गेट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस रिएक्शन के जनरल फॉर्मूले में होता क्या है। तो यहाँ पे जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा। इसलिए यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए मिल रहा है और मेटल बी यहाँ पे अलग हो गया है, क्योंकि मेटल ए यहाँ पे मोर रिएक्टिव है मेटल बी से। इसलिए मेटल ए मेटल बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह खुद ले रहा है। इसलिए प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए मिलेगा, क्योंकि मेटल ए मोर रिएक्टिव है मेटल बी से। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसका फिर से हम एक जनरल फार्मूला देखते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल प्लस लेस रिएक्टिव मेटल कंपाउंड, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन। जब ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के प्लेस पे आता है और लेस रिएक्टिव बाहर निकल जाता है। सो इसका प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो होता है मोर रिएक्टिव मेटल कंपाउंड प्लस लेस रिएक्टिव मेटल। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। लेस रिएक्टिव मेटल अगर मोर रिएक्टिव मेटल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, थेरोटिकली हम कह सकते हैं इफ़ द मेटल इज़ लेस रिएक्टिव दैन द मेटल इन द कंपाउंड इट विल नॉट कंप्लीट एंड सो देयर इज़ नो रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन को हम एक फिनोमेना के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दो टेस्ट ट्यूब देख सकते हो। एक टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा और एक टेस्ट ट्यूब में आपको फिर वाइट कलर दिख रहा है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर दिख रहा है और रिएक्शन होने के बाद में ब्लू कलर डिसअपियर हो गया है। ये क्यों डिसअपियर हो गया है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट की, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। सो जब मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम होता है मोर रिएक्टिव और कॉपर सल्फेट होता है लेस रिएक्टिव। इसलिए मैग्नीशियम रिएक्शन होते समय खुद को कॉपर सल्फेट की जगह पे रख देता है और कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए जब मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर दिख रहा है लेकिन सेकंड टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली डिसअपियर ड्यूरिंग द रिएक्शन। कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ में जब रिएक्ट होता है तब ब्लू कलर उसका कहाँ पे गायब हो जाता है, यहाँ पे कैसे गायब हो जाता है। सो मैग्नीशियम इज ए मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर एंड सो magnesium displaces the copper from the copper sulfate solution. This is why blue color disappear. इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सो जब मेटल मोर रिएक्टिव होता है तब इस टाइप की रिएक्शन होती है, लेकिन जब
मेटल लेस रिएक्टिव होता है तो रिएक्शन ही नहीं होती। सो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है सिल्वर प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। सो सिल्वर इज़ मच लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज़ मच मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो अब हम देखेंगे और समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in order of decreasing reactivities is called as reactivity series। reactivity series हम उसे बोलेंगे जहाँ पे हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होते हुए अरेंज करेंगे, उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इन दिस सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप वेयर एज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। सो ऑब्वियसली हम डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पे इनका अरेंजमेंट करेंगे, तो टॉप पे जो मेटल रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, और सबसे नीचे जो मेटल रहेगा वो लेस रिएक्टिव रहेगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का एक डायग्राम या फिर एक पिक्चर देख सकते हो, जहाँ पे मेटल्स के सिंबल्स दिए हुए हैं, मेटल्स का नाम दिया हुआ है, और वो मोस्ट रिएक्टिव है या फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है या फिर लेस्ट रिएक्टिव है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके एक एक मेटल को अभी देखेंगे। सो फर्स्ट मेटल है पोटेशियम, दैट इज़ के। सो पोटेशियम मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में आता है सोडियम। सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम भी ज़्यादा ही रिएक्टिव है। उसके बाद में आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कैल्शियम, देन आता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टिविटी डाउन हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मेटल्स की। तो यहाँ पे सबसे लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो है गोल्ड। सो गोल्ड, सिल्वर, इन्हें हम जनरली लेस रिएक्टिव मेटल ही कह सकते हैं इन शॉर्ट में। तो गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी ये सभी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद में कॉपर, हाइड्रोजन, लीड, आयरन ये मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब मेटल्स है। और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये हो गई स्टूडेंट्स मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसमें हमें टॉप पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को रखना होता है और बॉटम में लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को रखना होता है। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही इस चैप्टर में एक टॉपिक फिर से ऐड किया गया है जो कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर मेटल्स के केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं करोजन। करोजन मतलब होता है जंग पकड़ना। करोजन सबसे ज़्यादा देखा जाता है आयरन में। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाता है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड आ जाता है रेडिश कलर का, जिसे हम जंग कहते हैं। सो अब हम देखते हैं करोजन क्या होता है। द वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज करोजन। मेटल का वेस्ट हो जाना और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर एक फॉर्मेशन तैयार होना, एक सरफेस तैयार होना, उसे हम करोजन कहते हैं। करोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। यही करोजन को हम अगर आयरन के साथ में देखें तो इस फिनोमिना को आयरन के साथ में होने के बाद में हम उसे रस्टिंग बोलते हैं। इट करोड्स फास्टर व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब आयरन मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट होता है वो बहुत फास्टली रस्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं करोजन यानी रस्टिंग का रिएक्शन जो कि आयरन के साथ में होता है। तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तब हमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। 2Fe प्लस 3O2 वी गेट Fe2O3। Fe2O3 ये जो है ये है रस्ट, जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन के ऊपर इसकी लेयर्स बनते जाती है आयरन ऑक्साइड की, उसे हम रस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को रस्ट होना या फिर किसी चीज़ को रस्ट लगना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रस्ट लगने से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो जो चीज़ ख़राब होती है उसे अच्छा रखने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। उसी तरह से कोई चीज़ रस्ट
नहीं पकड़ना चाहिए या फिर कोई चीज़ पे रस्टिंग नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी उसके कुछ प्रिवेंशंस है। सो प्रिवेंशंस फ्रॉम करोजन, करोजन से बचने के लिए क्या उपाय है? सो सबसे पहला जो उपाय है करोजन से बचने के लिए वो है पेंटिंग। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग करोजन इज़ टू कोट द मेटल सरफेस विथ पेंट। किसी भी मेटल को रस्ट लगने से बचाने के लिए हम उस मेटल के सरफेस को पेंट से कोट कर सकते हैं। पेंटिंग यह बहुत इजी तरीका है और बहुत पुराना तरीका है जो डे टू डे लाइफ में ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकते हैं। हम भी अपनी मेटल की मतलब आयरन की चीज़ों को रस्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसको पेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो सालों साल चलती जाती है और उस पर रस्ट नहीं लगता। सेकंड जो प्रिवेंशन है करोजन का वो है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग मतलब एक कोट ऑफ ऑयल और ग्रीस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स मेटल्स फ्रॉम करोजन बाय एयर एंड मॉइस्चर। अगर हम ग्रीस का लेयर आयरन के सरफेस या फिर मेटल के सरफेस पे लगा दें तो उस मेटल को हम प्रोटेक्ट करते हैं एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट होने से। तो इस तरीके से हम ग्रीसिंग करके करोजन से मेटल्स को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ग्रीस कैसा दिखता है। तो इस तरीके से ग्रीस का कलर होता है और उसको हम यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के रूप में करोजन से। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन है वो है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? अनदर कॉमन मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज टू कोट इट्स सरफेस विथ ए थिन लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल लाइक जिंक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन। आयरन को गैल्वनाइजेशन करके हम करोजन से बचा सकते हैं। ये प्रोसेस ऐसा होता है कि जो आयरन का सरफेस होता है उस पे हम थिन लेयर ऑफ नॉन करोसिव मेटल का कोट करते हैं और ये जो मेटल होता है जिसका हम कोटिंग करते हैं वो होता है जिंक। जिंक इस मेटल का लिक्विड बनाया जाता है और उस लिक्विड में आयरन को डीप किया जाता है और उसकी थिन लेयर आयरन पे बनाई जाती है। इस वजह से जो मॉइस्ट एयर होता है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता जिंक की थिन लेयर के वजह से, और इससे हम कोरोजन होने से आयरन को बचा सकते हैं। तो इस गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस का एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हम स्टील जो कि आयरन का एलॉय है उसको हम मेल्टेड जिंक में डीप कर रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं। सो डीप करने के बाद में जो एलॉय है आयरन का जिसका नाम है स्टील, उस पे एक थिन लेयर आ जाता है। नेक्स्ट मेथड है प्रिवेंशन का करोजन से जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन एंड स्टील आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन बाय कोटिंग देम विथ ए लेयर ऑफ टिन और क्रोमियम मेटल्स विच आर रेजिस्टेंट टू करोजन। आयरन और स्टील को हम करोजन से बचाने के लिए एक थिन कोटिंग करते हैं टिन की और क्रोमियम की। ये दो में जो एलिमेंट्स है इनकी हम थिन कोटिंग करते हैं आयरन या फिर स्टील के ऊपर, जिससे आयरन और स्टील मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और करोजन से बच जाते हैं। दिस इज़ डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है। इस पूरी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ए थिन लेयर ऑफ टिन डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ आयरन कंटेनर्स मेक देम सेफ फॉर स्टोरिंग फूड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस मेथड को यूज़ करके टिन की थिन लेयर आयरन सरफेस के कंटेनर के अंदर में लगाई जाती है जिससे आयरन करोड नहीं होता है और हम उस कंटेनर में फूड स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन मेथड है करोजन की वो है एलॉइंग। सो व्हाट इज़ एलॉइंग? सम मेटल्स व्हेन एलॉयड विथ अदर मेटल्स बिकम मोर रेजिस्टेंट टू करोजन। कुछ मेटल्स को जब हम एलॉयड करते हैं तो वो करोजन से अच्छे खासे बच जाते हैं, इसलिए एलॉइंग भी एक मेथड है प्रिवेंशन की करोजन से। फॉर एग्जाम्पल आयरन व्हेन एलॉयड विथ क्रोमियम एंड निकेल फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील। इट इज़ रेजिस्टेंट टू करोजन एंड डज नॉट रस्ट एट ऑल। जब हम आयरन के एलॉयज बनाते हैं क्रोमियम और निकेल को साथ में यूज़ करके जो स्टेनलेस स्टील होता है, तो ये स्टेनलेस स्टील जो होता है ये कभी रस्ट नहीं करता, मतलब इस पे करोजन इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो ये कुछ मेथड्स थी, कुछ प्रिवेंशंस थे करोजन से बचने के लिए, जिसमें हमने सबसे कॉमन मेथड देखा पेंटिंग, उसके बाद में देखा ग्रीसिंग, देन देखा गैल्वनाइजेशन, देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लास्ट में देखा एलॉइंग।
तो स्टूडेंट्स एलॉयज़ कैसे होते हैं इसका आप पिक्चर देख लो। ये है स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन का एलॉय है। क्रोमियम और निकल का यूज़ करके इसे बनाया जाता है। ये जल्दी रस्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये था जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 क्लास 9 लैटरल एंट्री एग्ज़ाम का साइंस सेक्शन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर यानी कि फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स कवर किया, जिसमें सारी चीज़ मैंने अच्छे से कवर की है। आई होप आप सबको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय लैटरल एंट्री टेस्ट 2021 के बारे में, या फिर साइंस सेक्शन के बारे में, या फिर इस चैप्टर के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइंस के नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।